ओके। सो सी लास्ट लेक्चर तक जैसे हम देख रहे थे कि सैटेलाइट मोशन के बारे में हमने स्टडी किया था। और कल मैंने आपको जो सैटेलाइट मोशन में जो एनर्जीज होते हैं, जैसे आपको पता होगा, सैटेलाइट जब रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ सरफेस इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, एट दैट टाइम इट कंटेन बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दोनों भी एनर्जीज उसमें होते हैं। ओके। और ये एनर्जी किस फॉर्मूले से निकालना है और जो भी उससे रिलेटेड बीट रहेगा, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। ओके। जो भी मतलब एनर्जीज होते हैं, जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ सरफेस, तो एनर्जीज कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, ये सब बीट मैंने आपको कल पढ़ाया था। उसी बीट को हम आगे बढ़ाते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके। देखिएगा, अब एक ही बीट रिमेनिंग है सैटेलाइट का। दैट इज द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। जैसे आपको पता होगा, सैटेलाइट अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट, या फिर हम जो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम सैटेलाइट को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो होता है पोलर एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके। तो पोलर सैटेलाइट अलग रहेगा और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अलग रहेगा। क्या फर्क रहता है उनमें, देखिएगा। सैटेलाइट्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है। तो अब देखिएगा, पोलर सैटेलाइट मतलब क्या रहेगा। पोलर सैटेलाइट ये बहुत ही नजदीक अर्थ सरफेस के मूव करते हैं। ओके। अर्थ सरफेस से इनका जो ऑर्बिट होता है वो बहुत ही नजदीक होता है। ये हमारा अर्थ का रेडियस है, तो इसके बहुत ही कम हाइट पर ये सैटेलाइट रहते हैं। नियर बाय 2000 टू 10,000 किलोमीटर, इतने इसके बीच में अगर इसका ऑर्बिट रहा, सॉरी, 180 किलोमीटर टू अर्थ सरफेस के ऊपर, 180 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, इसके बीच में अगर ऑर्बिट रहा, तो फिर उसे हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। बहुत ही नजदीक ये अर्थ सरफेस के मूव करते हैं। ओके। तो इसके बीच में कोई भी मतलब डिस्टेंस पर ऑर्बिट हो सकता है इस सैटेलाइट का। ये सैटेलाइट फ्री फॉल करते हैं, और इस कंडीशन में इनके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। इस कारण ये रिवॉल्व होते रहते हैं, और ये भी अर्थ के अंडर ग्रेविटी होते हैं, लेकिन ये नीचे गिरते नहीं है, क्योंकि इन इन ये जो सर्कुलर मोशन करते वक्त जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से ये रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट में। ओके। और ये वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस होते हैं, और ये पोल से भी दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से इनको पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। इनको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज किया जाता है, उसे पीएसएलवी कहा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके। तो ये सैटेलाइट लॉन्च करने में खर्चा कम आता है, क्योंकि ये बहुत ही कम डिस्टेंस पर रहते हैं। ओके। और इस वजह से फ्यूल कंजम्पशन हो जाता है, मतलब ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इन सैटेलाइट्स का ड्रॉबैक क्या होता है कि ये सैटेलाइट मतलब बहुत नजदीक होने के कारण अर्थ ज्यादा फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करता है, और ये ज्यादा स्पीड से मूव करते हैं। ये इतना स्पीड इनका ज्यादा होता है कि अर्थ अपना एक चक्कर काटने से पहले ये अर्थ के 3 चक्कर काट लेते हैं। तो नियर बाय पोलर सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप कितने डिस्टेंस पर उसे वहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली पोलर सैटेलाइट 3 रिवॉल्यूशंस करता है एक दिन के अंदर। ओके। मतलब नियर बाय उसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वो 8 आवर्स होगा। ओके। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर पोलर सैटेलाइट इज 8 आवर्स। ओके। तो ये पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हम इसे लॉन्च करते हैं। ठीक है। नाउ सी हियर। तो इस पोलर सैटेलाइट का, जैसे मैंने आपको मतलब ड्रॉबैक बताया कि
ये बहुत नजदीक होने के कारण ये 3 रिवॉल्यूशन करते हैं। सपोज ये हमारे अर्थ के ऊपर, ये इंडिया का पार्ट है हमारा, ओके, ये हमारा इंडिया रहेगा ऐसा। तो इस इंडिया ने अगर पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया ना, तो ये सैटेलाइट इंडिया के सामने कम और दूसरे कंट्री के सामने ज्यादातर रहता है, क्योंकि ये इसका स्पीड ज्यादा होने के कारण अर्थ के स्पीड से वो मैच नहीं करता है। और जिस स्पीड से घूम मूव कर रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से ये सैटेलाइट मूव करता है, इस कारण ये बैक लूप में चला जाता है। ओके, ये हमारे मतलब इंडिया के सामने बहुत कम जगह, कम वक्त के लिए रहेगा। ओके, तो ऐसा ये पूरा मतलब ये सैटेलाइट रहता है, इस कारण इसका ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम होता है। ओके, मतलब दिन के अंदर बहुत कम ऐसा समय होता है कि जब हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसका ऑपरेटिंग टाइम बहुत कम होता है। ये पूरे 24 घंटे काम में नहीं आता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैक लूप में चला जाता है, तो फिर उसका कोई भी काम नहीं होता है। इस वजह से ये एक अनदर ड्रॉबैक इस सैटेलाइट का। ओके, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या होता है, आप देखिएगा। ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के एक सफिशिएंट डिस्टेंस दूर हमें सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है। मतलब सैटेलाइट अगर नजदीक प्रोजेक्ट करते हैं ना हम, तो उसका स्पीड ज्यादा होता है और ज्यादा रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करता है अराउंड द अर्थ। ओके, अराउंड द अर्थ वो ज्यादा रिवॉल्यूशन करेगा अगर हम सैटेलाइट को नजदीक प्रोजेक्ट करते हैं। तो दूर अगर प्रोजेक्ट किया, नहीं, अर्थ पर वो क्रैश नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं क्रैश होते हैं? क्योंकि वो फ्री फॉल करते हैं, और फ्री फॉल केस होने के कारण उनके ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, और ये इस कंडीशन में वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस करता है, इस कारण वो अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, वो कभी गिरते नहीं है। ओके, हाँ, वैसा मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। कम्युनिकेशन के लिए जनरली ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी यूज किए जाते हैं। ऐसा पर्टिकुलरली कौन सा सैटेलाइट मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सैटेलाइट कब यूज किया जाता है और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पहले डिफरेंस समझ लो जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पोलर सैटेलाइट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर मूव करते हैं। इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है इनका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अर्थ से। आपको पता है कि अर्थ भी हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके, और ये ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, हम किस कैसे निकालते हैं, 2 पाई बाय 86400 इज ओके रेडियन पर सेकेंड। तो ये होता है एंगुलर स्पीड हमारे अर्थ का। ठीक है, मतलब अर्थ भी हमारा मूवेबल कंडीशन में, वो कुछ रेस्ट पर नहीं है, वो अपने अराउंड और सन के अराउंड मूव करते रहता है। तो अभी ये जो हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये नजदीक लॉन्च किया है, तो उसका एंगुलर स्पीड बहुत ज्यादा होता है, और ये अर्थ ने एक चक्कर काटने से पहले ये अर्थ के 3 रिवॉल्यूशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस मतलब एक सफिशिएंट डिस्टेंस पर उसे हम रखते हैं, ताकि उसका स्पीड और हमारे अर्थ के रिवॉल्यूशन का स्पीड मैच हो जाए। ओके, तो ये मैच होने के लिए ये हमारे अर्थ का रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है। तो इसमें अगर हम हाइट ऐड कर दें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट होता है 35,870 किलोमीटर। ओके, तो इतने डिस्टेंस पर अगर हम सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है। ओके, तो इतने हाई डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट करने के बाद फिर सैटेलाइट उसी स्पीड से मूव करने लगता है, एंगुलर स्पीड से, जिस स्पीड से हमारा अर्थ मूव करता है। इस कारण वो उसका स्पीड और हमारे अर्थ का स्पीड मूवमेंट का सेम होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है। इस वजह से इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहा जाता है। ओके, अनदर नेम इसका। और आपको पता है कि दो चीजें अगर सेम वेलोसिटी में है, तो वो दोनों एक दूसरे को अगर ऑब्जर्व करती है ना, तो उन दोनों को वो एक दूसरे को रेस्ट पर नजर आने वाली है। जैसे आपको पता होगा, दो पैसेंजर अगर ट्रेन से सफर करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पर फील करते हैं, रेस्ट पर उनको नजर आते हैं दोनों एक दूसरे को। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों का स्पीड सेम होता है। लाइक दैट, अगर हम अर्थ से उस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से अर्थ को अगर देखेंगे, तो ये सिंक्रोनाइज्ड होते हैं दोनों का स्पीड, इस वजह से दोनों एक दूसरे को रेस पर नजर आते हैं। मतलब इंडिया ने अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, तो ये 24 घंटे इंडिया के सामने ही रहेगा, ये किसी दूसरे कंट्री के सामने नहीं जाएगा। ओके, ये एक अनदर एडवांटेज होगा इस सैटेलाइट का। ओके, तो ऐसा मतलब ये बीट होता है कि इसका ऑपरेटिंग टाइम 24 आवर होता है। जैसे हमारे पोलर सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट बहुत कम ऑपरेटिंग टाइम होता है उसका। ओके, जब वो
उस कंट्री के सामने आता है तभी वो कंट्री उसे यूज कर सकता है। लेकिन ये जो है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका ऑपरेटिंग टाइम 24 आवर्स तक है। ओके, इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब किसी को समझ में आ गया दोनों में फर्क? ओके, 35 ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट थोड़ा इधर उधर होते रहता है। ओके, मतलब उसमें फ्रैक्शन का भी चेंज अगर हुआ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, 35,000 या फिर 36,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इस डिस्टेंस को, मतलब न्यूमेरिकल अगर हम निकालते हैं तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन इधर उधर होता है। 35,000 से आगे आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, 35,000 के लगभग ऑर्बिट ये करीब होना चाहिए किलोमीटर्स किलोमीटर्स में, तब जाकर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है। ओके, 36,000 लिया तो भी चलता है इसे, क्योंकि ये ज्यादातर 36 के करीब है। इस वजह से 36,000 किलोमीटर नियर बाय 6 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ ये डिस्टेंस होता है। ओके, अर्थ के रेडियस को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन नियर बाय बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये डिस्टेंस रहेगा। आई होप आपको ये दोनों सैटेलाइट का फर्क समझ में आया। अब इसका एडवांटेज देखिएगा, ये जो हमारे सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये अलग अलग सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। जैसे कम्युनिकेशन पर्पज में इसे ज्यादातर यूज किया जाता है। ये 24 टाइम्स आवर्स तक ऑपरेट होते हैं। जैसे हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर जो भी हमारा चैटिंग होता है, जनरली हम ऐसे ही सैटेलाइट के यूज से करते हैं। या फिर जो भी हमारा मोबाइल सेलफोन कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए ये बहुत अच्छे से मतलब यूज में आते हैं, जिनका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, क्योंकि ये 24 घंटे हमें यूज में आते हैं। ओके, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? इतना डिस्टेंस, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, और इतना बड़ा डिस्टेंस जाने के लिए, सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस टाइम बहुत लगता है, और ये सिग्नल वापस आने के लिए उसको दुगना टाइम लग जाता है। मतलब जाने के लिए अगर टी टाइम लग रहा है, तो सैटेलाइट को रीच करने के बाद सिग्नल फिर से अगर वो रीट्रांसमिट करेगा, तो उसे वापस आने में भी उतना ही देर लगता है। इस वजह से सिग्नल में डिले बहुत होता है। ओके, डिले मतलब नॉर्मली ये डिले बहुत माइन्यूट होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड का हो सकता है। जैसे आपको पता होगा, हम चैटिंग करते वक़्त 1 सेकंड अगर मैसेज लेट भी चला गया, तो सामने वाले का कुछ इतना नुकसान नहीं होता है। चैटिंग मतलब ये पर्पज़ ऐसा है कि टाइम पास करने वाला पर्पज़ है। ओके, ये कुछ ऐसा प्रॉपर पर्पज़ नहीं है। लेकिन मतलब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ देखिएगा, अगर हम मिलिट्री पर्पज़ में सैटेलाइट यूज़ करते हैं ना, तो ये सैटेलाइट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऑपरेट होना चाहिए। रियल टाइम मतलब उसी समय उसने रिएक्ट करना चाहिए, तभी वो मिलिट्री पर्पज़ में हम सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, आपको पता होगा, बहुत सारे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनमें जीपीएस सिस्टम लगा होता है, और वो जो मिसाइल छोड़ते हैं, सपोज ये अगर फाइटर प्लेन है, ओके, हमारे इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का, तो इसने अगर किसी टारगेट पर मिसाइल अगर फेंक दिया है, मतलब टारगेट पर अगर मिसाइल लॉन्च कर दिया है, तो फिर इस मिसाइल को कौन गाइड करता है? जो सैटेलाइट होता है ना ऊपर वाला, तो वो उसे गाइड करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिएगा, जस्ट 1 मिनट, चार्जिंग लगा था। ओके, सो सी है, तो जैसे हम मैं कह रहा था कि अगर कोई फाइटर प्लेन जो होता है, ये अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ के पास कैसे रख सकते हैं हम? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये डिस्टेंस पर जब हम रखते हैं ना, तभी उसका एंगुलर स्पीड हमारे अर्थ के एंगुलर स्पीड के साथ मैच होता है, तो उसे हम नजदीक नहीं रख सकते। समझ में आ गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के स्ट्रक्चर में कुछ भी फर्क नहीं होता है। काम मतलब जो उनका वर्किंग होता है उसमें भी फर्क नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस इसका होता है डिस्टेंस का। जो हमारे अर्थ के बहुत करीब सैटेलाइट है, उसे पोलर सैटेलाइट कहा जाता है, और जो अर्थ के बहुत दूर है, उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। ओके, तो अब देखिएगा, जैसे ये मिसाइल हम लॉन्च करते हैं, तो फिर ये मिसाइल किसके साथ कम्युनिकेशन करता है? सैटेलाइट के साथ। और ये सैटेलाइट उसे फिर लोकेशन देता है। मतलब जब मिसाइल फेंका था तब टारगेट यहाँ पर था, लेकिन वो टारगेट मूवेबल है, अब वो टारगेट ऊपर चला गया, तो फिर ये मिसाइल उसे बताता है कि तुझे अब नीचे नहीं जाना है, अभी तुझे अपना एंगल चेंज करके यहाँ पर जाके उस टारगेट को हिट करना है। तो ऐसा ये प्रोग्राम जो होता है,
ओके, मतलब मिसाइल छोड़ने के बाद उसमें रीप्रोग्राम किया जाता है और ये रीप्रोग्राम करते वक़्त कौन हेल्प करता है उसे? सैटेलाइट। ये सैटेलाइट उसे लोकेशन देता है, फिर ये जो मिसाइल होता है ये अपना डायरेक्शन ट्रेस चेंज करते फिर यहाँ पर जाके उस टारगेट को हिट कर देता है। तो ऐसा ये जो पर्पज़ होता है, वेव गाइडेड मिसाइल इसे कहा जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो सैटेलाइट होता है वो पोलर सैटेलाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम डिले बहुत कम आता है। मतलब अगर आपने टारगेट मतलब जब मिसाइल फेंका था तब टारगेट यहाँ पर था और टारगेट ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया और वहां पर आपने ही कोई पुलिसमैन या फिर कोई दूसरा व्हीकल अगर आ गया तो वो अपने व्हीकल को मिसाइल उड़ा देगा। ओके, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अपना कौन सा है और दूसरा कौन सा है। उसको जहां पर हम मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं वो वहीं पर जाके ब्लास्ट हो जाता है। तो इस पर्पज के लिए हमें सैटेलाइट्स का हेल्प होता है और ये सैटेलाइट तभी काम में आते हैं जब इनका टाइम डिले बहुत कम हो। ओके, इस वजह से हम मिलिट्री पर्पज के जो सैटेलाइट है वो जनरली पोलर सैटेलाइट होते हैं और मिलिट्री पर्पज के सैटेलाइट रिजर्व्ड होते हैं। उनको दूसरे किसी भी काम में यूज नहीं किया जाता है। जब कभी अगर कोई अगर डेंजरस कंडीशन आ जाता है या फिर कोई वॉर कंडीशन आ जाता है तो उसमें वो सफिशिएंटली वर्क हो सके इस वजह से वो उसी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। या फिर सैटेलाइट का आपको पता है बहुत सारे यूजेस है जैसे गूगल मैप्स। तो मैपिंग पर्पस के लिए जो सैटेलाइट होते हैं वो भी पोलर होते हैं ताकि वो जमीन का सटीक फोटो निकाल सकते हैं। ओके, और इसे किसी जगह का अगर मतलब वॉच करने के लिए लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग पोलर सैटेलाइट। इनके जो कैमरास होते हैं वो हाईली मतलब रिजोल्यूशन वाले होते हैं जो इतने ऊपर से भी अच्छे से अच्छा तस्वीर खींचकर जो पर्सन मतलब जो चाहिए होता है तस्वीर वो खींचकर हमें देते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग में भी ये काम में आते हैं। टेलीविजन में भी मतलब टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो इसमें भी ये काम में आने वाले सब सैटेलाइट्स है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं सैटेलाइट के यूज के। ठीक है, तो इतना ही बीट है सैटेलाइट की स्टडीज का, याद रखना। और ये जो सैटेलाइट होते हैं ये हमें दोबारा दोबारा लॉन्च करने पड़ते हैं। एक बार अगर लॉन्च किया तो ऐसा नहीं कि वो पूरे मतलब लाइफ लॉन्ग यूज होगा। वो कुछ दिनों के बाद अपना ऑर्बिट चेंज कर देता है। ये सपोज हमारा अर्थ है और ये पहले सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किया था, ये उसका स्पेसिफिक ऑर्बिट था। तो 1 साल होने के बाद वो अपने ऑर्बिट से नियर बाय 14 डिग्री 67 मिनट इतना वेरिएशन उसमें आ जाता है। 2 साल के बाद ये और दुगना होता है, 3 साल के बाद और ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 5 साल के बाद वो सैटेलाइट जो पहले इस ऑर्बिट में मूव कर रहा था, अभी वो इस ऑर्बिट में मूव करता है और फिर वो उसका कोई भी पर्पस नहीं रह जाता है। तो हर सैटेलाइट का ऑपरेटिंग टाइम होता है नियर बाय 4-5 साल तक एक सैटेलाइट वर्किंग में आ सकता है। फिर 4-5 साल बाद हमें फिर से जिस पर्पस के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए थे फिर उसी पर्पस के लिए दोबारा दूसरे सैटेलाइट हमें लॉन्च करने पड़ते हैं क्योंकि एक सैटेलाइट खाली ज्यादा से ज्यादा तक 4 या 5 साल तक हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है और फिर वो किसी भी काम में नहीं आता है। उसको हम फिर से ट्रेस नहीं कर सकते हैं। उसे वैसे ही फिर स्पेस में छोड़ा जाता है। वो घूमते 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 फिर कहीं पर भी चले जाते हैं स्पेस में। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा। अभी नेक्स्ट है वेटलेसनेस कंडीशन। वेटलेसनेस मतलब क्या होता है देखिएगा, व्हेन द अपरेंट वेट ऑफ बॉडी बिकम्स जीरो द body is said to be in a state of weightlessness. In a satellite around the earth, every part and a satellite has an acceleration towards the center of earth, which is exactly the value of earth acceleration due to gravity at that position. Thus in the satellite everything inside it is in a state of free fall. If a body is in a satellite इफ अ बॉडी इज इन अ सैटेलाइट, मतलब अगर कोई भी बॉडी अगर सैटेलाइट में होता है तो वो फ्री फॉल वहां पर एक्सेप्ट करता है। फ्री फॉल मतलब होता क्या है? चंद्रयान कौन सा सैटेलाइट था? सैटेलाइट मतलब अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। जो भी अर्थ के बाहर के मिशन होते हैं उनको जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। ओके, मतलब उसमें बहुत सारा मतलब बिट होता है, लॉन्चर होता है अलग अलग से, मतलब उसका एक स्पेस में जो हमारा स्पेस स्टेशन होता है वहां से वो फिर उसे लॉन्च करते हैं। मतलब पहले तो क्या करते हैं वो सैटेलाइट अगर हमें मून पर या फिर मार्स पर भेजना है, तो सपोज ये मून या फिर मार्स कोई भी एंटिटी ऐसा कंसिडर करो ये हमारा अर्थ है, तो सबसे पहले वो अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। ओके, 2-3 दिन तक उसे वैसे ही घुमाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं वो एक सफिशियंट मतलब एक सफिशियंट टाइम आने के बाद वो क्या करते हैं घुमाते 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 फिर वो इस पोजीशन पर आ जाए तो फिर यहाँ से वो इंजन स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते वक्त कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है।
तो ऐसा इसे फ्री मतलब फ्री मोशन करवा देते हैं, वैसे ही उसको मोशन करना देते हैं जैसे उस ऑर्बिट में लॉन्च किया है। फिर इस पोजीशन पर आने के बाद वो सैटेलाइट सडनली अपना इंजन स्टार्ट कर देता है और फिर ये सैटेलाइट ऐसे छोड़ा जाता है और ये फिर मून पर या मार्स पर जाके रिवॉल्व होने लगता है उसके ग्रेविटी में। ओके, तो फिर उसे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलना पड़ता है, तो फिर इस कंडीशन में उसे एस्केप स्पीड देना पड़ता है। ओके, इन दिस कंडीशन वी हैव टू गिव एस्केप स्पीड टू दिस सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से उसे एस्केप करवाना पड़ता है, तभी वो दूसरे की ग्रेविटी में एंटर कर सकता है। ठीक है, और वहां पर भी उसका सफिशिएंट स्पीड चाहिए। उसके एस्केप स्पीड से उसका स्पीड अगर कम रहा तो ये मार्स या फिर ये मून जो रहेगा ये उसे कैच कर लेता है, अदरवाइज ये उसके ऑर्बिट से भी बाहर निकल सकता है अगर इसका स्पीड उससे भी ज्यादा रहा तो। हर प्लैनेट का एस्केप स्पीड उसके मास पर और उसके रेडियस पर डिपेंड होता है। ओके, तो इस वजह से बहुत सारा वेलोसिटी का इसका उसका कैलकुलेशन होता है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सैटेलाइट को इस कंडीशन में। ओके, इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी यूज किया जाता है। जीएसएलवी टेक्नोलॉजी इंडिया का इतना भी अभी कारगर नहीं है। बहुत सारे इंडिया के मिशन जियो स्टेशनरी के फेल हो गए। ओके, क्योंकि उसमें आपको पता है बहुत सारा मतलब मिशन फेल होने का खतरा ज्यादा रहता है, और जो हमारे इंडिया का जो टेक्निक है, जो अलग अलग इंजन से इंडिया यूज करता है, उससे बहुत सस्ते में सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर सकता है। लेकिन इंडिया का जो टेक्नोलॉजी है वो ऑप्टिमम है पोलर सैटेलाइट के लिए। पीएसएलवी के लिए इंडिया का टेक्नोलॉजी बहुत एक्सेलेंट है। बाकी की कंट्रीज भी हमारे इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते में होता है। लेकिन वही अगर हम जीएसएलवी देखें तो फिर अभी तक इंडिया ने इतना उसमें सक्सेस हासिल नहीं किया है। रिसेंटली मतलब बहुत सारे मिशन उसके फेल हो चुके हैं जीएसएलवी के। ओके, तो अब देखिएगा वेटलेसनेस, जैसे हम कह रहे थे कि कोई भी बॉडी का अगर अपरेंट वेट 0 हो जाए तो इस कंडीशन को वेटलेसनेस कहा जाता है। तो कोई भी सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है ओके अराउंड द अर्थ तो वे वेटलेस कंडीशन में होता है। मतलब देखिएगा ये हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ सेंटर से डायरेक्टेड एक फोर्स एक्सर्ट करता है सैटेलाइट पर, और इसी को बैलेंस करने के लिए वो सैटेलाइट क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल करता है ना, मतलब जब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करता है अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में, इसे फ्री फॉल कहा जाता है। ओके, हाँ, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब अब देखिएगा ज्यादा डिस्टेंस पर अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है ना पोलर सैटेलाइट का रेंज छोड़कर, तो इन सभी सैटेलाइट को जीएसएलवी मिशन मतलब वो इंडिया ने जो चंद्रयान मिशन किया था उसमें उन्होंने पीएसएलवी यूज किया था। ओके, वो मतलब इंडिया ने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, जीएसएलवी ना यूज करते हुए वो बाईपास यूज करते हैं। बाईपास मतलब वो पोलर सैटेलाइट से ही ऑर्बिट में लॉन्च करवाते हैं सैटेलाइट को, और फिर वहां से वो ग्रेविटी का यूज करके फिर वो वहां से एस्केप करके सैटेलाइट को दूसरे के ऑर्बिट में लॉन्च करवाते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली उसे जीएसएलवी लगता है, लेकिन इंडिया पीएसएलवी से भी काम चला लेता है। ओके, इसी वजह से इंडिया का जो टेक्नोलॉजी वो बहुत सस्ते में सैटेलाइट को लॉन्च करवाता है। ओके, ठीक है, और ठीक है, अब वो फेल्योर वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा सब्जेक्ट जो है वो उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? तो सैटेलाइट हर्षद माइक ऑफ कर। माइक ऑफ कर हर्षद आपला। ठीक है, नाउ सी हियर, तो सैटेलाइट पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है ना अर्थ, ओके, तो ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। इन दिस कंडीशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इसी वजह से सैटेलाइट पर कोई भी फोर्स नहीं होता है। सैटेलाइट अगर फ्लोटिंग कंडीशन में है तो उसके ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, और उसी को बैलेंस करने के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ओके, इसी वजह से इस सैटेलाइट पर मतलब सैटेलाइट जो भी होता है किसी ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो फ्री फॉल कंडीशन में मूव करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होता है। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा, तो इसी को फ्री फॉल कहा जाता है। तो कोई भी बॉडी अगर वेटलेसनेस कंडीशन फील करता है तो इसका रीजन क्या है, एक तो वो आइदर फ्री फॉल मतलब वहां पर होने वाला है। ओके,
तो इसी के ऊपर एक एमसीक्यूज है जो पूछा गया है। ओके, तो इसका आंसर देना है आप। मतलब लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एन एस्ट्रोनॉट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड द अर्थ inside an earth satellite experiences weightlessness because option A, he is falling freely. दूसरा, no external force is acting on him. No reaction is exerted by the floor on the satellite. And D रहेगा, he is far away from the earth surface. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। एस्ट्रोनॉट इनसाइड द अर्थ सैटेलाइट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस बिकॉज, तो ऑप्शन कौन से करेक्ट है वो बताना है। इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इस क्वेश्चन में एक से भी ज्यादा भी करेक्ट ऑप्शन है। तो वेटलेसनेस वो क्यों फील कर रहा है सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट, तो ये बताना है। ही इज फॉलिंग फ्रीली, तो ये आंसर करेक्ट है। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन हिम, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी एक्ट हुआ तभी भी वेटलेसनेस मतलब हो सकता है, तो ऐसा ये प्रॉपर रीजन नहीं है। ओके, नो रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द सैटेलाइट, तो ये भी एक प्रॉपर रीजन है, ए और सी। ओके, तो रिएक्शन उसके ऊपर नहीं है फ्लोर का, क्यों नहीं है, क्योंकि वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तभी इस वजह से एस्ट्रोनॉट फ्री फॉल फ्री मतलब वेटलेसनेस फील कर रहा है। ही इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो फार अवे का भी कुछ रीजन नहीं है प्रॉपर, तो इसके दो ही ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड सी। ओके, ए एंड सी क्यों रहेगा, क्योंकि ही इज फॉलिंग फ्रीली, मतलब आपको पता है सैटेलाइट जब कभी भी ऑर्बिट में मूव करता है तो ये फ्री फॉलिंग केस होता है। ओके, उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है, इस वजह से वो फ्री फॉल वहां पर एक्सर्ट होगा, मतलब वहां पर एक्सपीरियंस करेगा वो। और दूसरा, नो एक्सटर्नल नो रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द सैटेलाइट। ओके, तो सैटेलाइट जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसी वजह से कोई रिएक्शन फोर्स वहां पर एक्सर्ट नहीं होता है। ओके, ओनली अप्लाइड फोर्स वहां पर होता है, कोई भी अपोजिशन उसको एक्सर्ट नहीं होता है, इस वजह से ये बीट रहेगा। ओके, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए एंड सी। ओके, तो याद रखना ऐसे मतलब ये वेटलेसनेस पर ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द मतलब वेटलेसनेस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सैटेलाइट के मोशंस पर। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर पढ़ाकर खत्म हुआ है। अभी कुछ लास्ट के बिट से जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे, तो वो एक एक करके हम लिखते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। अभी लिखिएगा पहला क्वेश्चन। टाइम कम बचा है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 10th के बुक का, बाद में फिर 11 12 की बुक की ओर जाते हैं। तो लिखिएगा, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट ए डिस्टेंस आर, मतलब आप इसमें मिक्सअप क्वेश्चन से सैटेलाइट मोशन या फिर जो भी इसके पहले पार्ट पढ़ाया था मैंने उसके ऊपर भी रहेगा, केपलर्स लॉज।
let the period of revolution of a planet at a distance r from a star be t. Prove that if it was at a distance of 2r from the star, its period of revolution will be रूट 8t. ओके, रूट 8t रहेगा. देखिएगा अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार इज t. तो अगर कोई प्लैनेट है जो r डिस्टेंस पर अगर मूव कर रहा है, ओके, तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t है. तो हमें पता है कि जब वो 2r डिस्टेंस पर मूव करेगा तब उसका टाइम पीरियड रूट टू 8 टाइम्स t होगा. ये हमें प्रूव करके बताना है. तो जब वो 2r डिस्टेंस पर मूव करेगा ना, तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हम t डैश एज्यूम करते हैं. आपको पता है रेडियस और टाइम पीरियड का रिलेशन कौन बताता है हमें? अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉस. एक ही लॉ है जो हमें टाइम पीरियड और रेडियस में रिलेशन बताता है. आपको पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है. तो पहले कंडीशन में टाइम पीरियड टी था तो रेडियस आर था. तो अब देखिएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब आएगा. ओके, तो अब ये इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है. नाउ सी हियर, अब सेकंड कंडीशन में रेडियस कितना है? 2r है, तो टाइम पीरियड टी डैश होगा. तो टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फिर देखिएगा यहाँ पर भी देखो टी डैश का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2r के होल क्यूब के साथ. ओके, मतलब सेकंड केस में टाइम पीरियड टी डैश है तो रेडियस 2r है. इस वजह से टी डैश का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2r के क्यूब के साथ. तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? फिर 2 का क्यूब 8 आएगा और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के पुट करना पड़ेगा. के 8 इंटू आर क्यूब आएगा. तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ 8 इंटू के आर क्यूब. तो के आर क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ बच्चों? टी स्क्वायर. इस वजह से फिर क्या आएगा? आप देखिएगा टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू टी स्क्वायर आएगा. तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया तो टी डैश का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों? रूट एट इंटू टी. तो यही हमें प्रूव करना था. इज इट ओके? सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? यस. ठीक है. तो ऐसा ही क्वेश्चन था कि जब सैटेलाइट आर डिस्टेंस पर मूव कर रहा था तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी था. अब वो 2r डिस्टेंस पर मूव कर रहा है तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? रूट 8t. यही हमें प्रूव करके बताना था जो हमने यहाँ पर प्रूव किया है. ओके, बाय यूजिंग केपलर्स लॉज. करना है सिर्फ. यस. ठीक है. ठीक है, अभी ऑलमोस्ट टाइम खत्म हुआ है मीटिंग का. दोबारा मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा. हम नेक्स्ट मीटिंग में रिमेनिंग पार्ट लेते हैं. ओके, कम फास्ट.